हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्टडीज़ में आप लोग का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। यह क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव यानी कि थ्योरेटिकल, ये दोनों प्रकार का पेपर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक बेस आप लोग को मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और जितने भी मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जेनेटिक्स से रिलेटेड, उस सभी क्वेश्चन के बारे में आप लोग को इस वीडियो में डिस्कस कराऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम मार्क इसका 50 नंबर है, ध्यान दीजिएगा, और टाइम ड्यूरेशन इसमें 3 हावर्स दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया गया नोट में दिया गया है प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है, और ये पेपर हमारा 2023 का है। इसमें देख सकते हैं डेट भी इसमें दिया गया है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसमें देख लीजिए, जून 2023 में डेट दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और जिन स्टूडेंट का हो गया है वो आप लोग इसमें मिला लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पेपर फर्स्ट में इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें से 10 प्रश्न हैं। ठीक है, तो सभी को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो पहला दिया गया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने काम के माध्यम से निम्नलिखित में से किस वंशानुक्रम नियम की खोज की? तो उसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? पहला ऑप्शन है सरसों, दूसरा ऑप्शन है समुद्री अर्चिन, और तीसरा ऑप्शन है मटर, और चौथा ऑप्शन है भृंग। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने, आप लोगों ने सुना होगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया था। किसका किया था? मटर के पौधों का। लेकिन इसमें इसमें क्या था कि इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, यानी थोड़ा घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा, लेकिन वही क्वेश्चन, यानी वंशानुक्रम का मतलब क्या है कि एक माता पिता की जो जीन है, ठीक है, और उसके पीढ़े में प्राप्त हो रहे हैं या फिर मिल रहे हैं। जैसे कि मेरे अंदर मैं ब्लैक हूँ और मेरी संतान भी ब्लैक है, तो वो वंशानुक्रम कहा जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले किस नियम की खोज की? नियम का मतलब ये नहीं कि कोई लॉ है। ठीक है, उसने उन्होंने कौन सा नियम दिया था? मटर पर नियम दिया था। ठीक है, जैसे हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। ठीक है, एंड असॉर्मेंट था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन असॉर्मेंट था। ठीक है, तो ये सब हमारा किस पौधे पर दिया था? उन्होंने मटर पर दिया था। अगला है कि एक संतान को अपने माता के समान देखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो माता के समान, ठीक है, देखने की प्रवृत्ति को हम वंशानुगति कहते हैं। लेकिन अगर जब वेरिएशन की मैं बात करूँ, यानी कि विभिन्नता के बारे में बात करूँ, तो विभिन्नता का मतलब शब्द शाब्दिक अर्थ ही मतलब हो जाता है कि डिफिकल्ट। जैसे मैं ब्लैक हूँ तो मेरी संतान ब्लैक नहीं बल्कि वाइट हो रही है, तो हमारा क्या है? विभिन्नता नहीं, वेरिएशन। तो वेरिएशन को हम जैव विकास का आधार भी हम मानते हैं। चलिए ठीक है, और इसके बाद यदि मैं इनहेरिटेंस यानी विरासत के बारे में बात करूँ, तो वो भी सेम होता है लेकिन कुछ डिफिकल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है कि अर्धसूत्री विभाजन का उद्देश्य कोशिकाओं का निर्माण करना है, डैश दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा है लिंग। ठीक है, लिंग कोशिकाओं का निर्माण करना हमारा होता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सेक्स सेल नहीं है? मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा युग्मक सेक्स सेल नहीं है? पहला ऑप्शन हमारा अंडा, दूसरा ऑप्शन है शुक्राणु, तीसरा ऑप्शन है त्वचा कोशिका स्किन सेल, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी युग्मक। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है? त्वचा कोशिका। ठीक है, ये हमारा सेक्स सेल नहीं है। नेक्स्ट दिया गया क्रोमेटिन डैश से बना होता है। क्रोमेटिन किससे बना होता है? ये मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्रोमेटिन जो हमारा होता है डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से। ठीक है, नेक्स्ट आगे दिया गया है हमारा कि 100% विशेषता प्रमुख एपिस्टाटिस दिखाती है, और विशेषता को प्राप्त करने के लिए केवल एक एलील की आवश्यकता होती है। ऑप्शन दिया गया है हमारा कि 100% विशेषता प्रमुख एपिस्टाटिस दिखाती है, और विशेषता को प्राप्त करने के लिए केवल एक एलील की आवश्यकता होती है। दूसरा दिएगा 75% विशेषता प्रमुख एपिस्टाटिस दिखाती है, और जिसका अनुपात हमारा 12:3:1 होता है। तो हमारा राइट आंसर ही हमारा बी ऑप्शन है, यानी 75% हमारा विशेषता प्रमुख एपिस्टाटिस दिखाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला दिया गया हमारा वाई लिंट इनहेरिटेंस को डैश इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो इसमें से पहला ऑप्शन है क्रिस क्रॉस, दूसरा दिया सीधे, तीसरा दिया लूप, और चौथा दिया जंपिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? इसका राइट आंसर हमारा है क्रिस क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है डैश में क्रॉसिंग ओवर होता है। किसमें इसमें दिया गया किसमें क्रॉसिंग ओवर होता है? तो ये हमारा अर्धसूत्री विभाजन के पैकेटिन चरण में हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि एक आनुवंशिक परिवर्तन जिसमें पूरे गुणसूत्र का नुकसान या लाभ शामिल होता है डैश को कहा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जिसमें हम पूरे गुणसूत्र का नुकसान या लाभ शामिल होता है तो उसे हम विलोपन यानी डिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला आता है हमारा कि केंद्रक के बाहर होने वाले जीनों का संचरण कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, और दूसरा दिया गया साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम यानी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तीसरा दिया गया ए और बी दोनों, और चौथा दिया गया नॉन ऑफ दिस। ठीक है, नॉन ऑफ अबो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, वंशानुक्रम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्शन बी हमारा कुछ इस प्रकार से दिए गए, इसमें से टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, और सभी के प्रश्न के उत्तर देना है, और 8-8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 × 40 नंबर का पेपर है इसमें, बी वाला। ठीक है, इसमें दिए गया मेंटल के स्वतंत्र अभिहोन यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट के नियम का उचित उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जो हमारा लॉ ऑफ मेंडल यानी जो मेंडल के जितने भी नियम है, जो 3 नियम है, 2 नियम है, ठीक है, बुक में 2 नियम दिए, 3 नियम होते हैं लेकिन, ठीक है, तो उन सबके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो उन सभी नियम को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और आप लोग एक अच्छे से, ठीक है, पेन कॉपी लेकर पेपर देने से पहले सबसे पहले नोट कर लीजिएगा कौन कौन से मेन पॉइंट है। सबसे पहले आप जितना फैक्ट लिखेंगे उतना बेहतर नंबर पाएंगे। ठीक है, फैक्ट लिखने के लिए आप लोग ऐसे स्टार टाइप में बना सकते हो। उसके बाद आप फैक्ट लिखिए, जैसे मेंडल ने कहा था, इन्होंने कहा था, मैटर के पौधे पर प्रयोग किया था, तो फैक्ट लिखिए। आप जितना लिख सकेंगे उतना बेहतर रहेगा। दिए गए उचित चित्रों के माध्यम से समसूत्री यानी माइटोसिस सेल डिवीजन एवं उसके महत्व यानी इम्पोर्टेंस के बारे में लिखना है यानी वर्णन करना है। तो देखिए, सबसे पहले समसूत्री दिया गया है। समसूत्री के साथ साथ आप मियोसिस के बारे में भी देख सकते हैं, यानी कि अर्धसूत्री के विभाजन के बारे में देख सकते हैं। और एक और आपका दिया गया ए माइटोसिस। ठीक है, ए माइटोसिस जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं असूत्री विभाजन। तो उसमें आप लोगों को भी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत, मोस्टली ज़्यादा कुछ नहीं होता उसमें असूत्री विभाजन। देखा जाए तो ये हमारा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता ही नहीं है, जबकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि जो अविकसित वाले होते हैं, जिनमें अविकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, उनमें ही केवल ये प्रकार ए माइटोसिस विभाजन होता है यानी सेल डिवीजन होता है। उसमें क्या होता है कि जो सेल होता है 2 भागों में डिवाइडेड हो जाता है, बस हो गया काम। ठीक है, बस 2 चरणों में पूरा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट दिया गया है उचित चित्रों के माध्यम से समसूत्री कोशिका विभाजन एवं उसके महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा। अगला हम देखते हैं। तो अगला दिया गया निम्नलिखित है प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 6 से 8 पंक्तियों में होना चाहिए। जैसे दिया गुणसूत्र की वास्तुकला। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसमें इंग्लिश में दिया गया है आर्चिटेक्चर। ठीक है, ऑफ क्रोमोसोम्स, तो इसके बारे में देख लीजिएगा। अगला दिया है पॉलिटीन क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए क्रोमोसोम्स के जितने भी टाइप्स है, ठीक है, डिप्लोपोड। ठीक है, तो जितने भी क्रोमोसोम्स के टाइप है उन सब के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे वाई शेप का क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, टी शेप का होता है, तो उन सब के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला दिया हमारा प्लियोट्रोपिज्म। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एक क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर के बारे में बता दो, पैकेटिंग अवस्था में होता है। अगला दिया है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या 3 अवस्थाएं पाई जाती है, 3 फेजेस पाई जाती है। ठीक है, और ये आमतौर पर इंसेक्ट में भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगला दिया कोशिका चक्र चक्र। ठीक है, तो कोशिका चक्र में देखा जाए तो 2 प्रकार के कोशिका चक्र होता है, सेल साइकिल। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन। ठीक है, डिवीजन होता है। तो सेल साइकिल में देखा जाए तो जितने भी दिया गए से कोशिका कोशिका केंद्र का विभाजन, जैसे कैरियोकाइनेसिस एंड जीवदल का विभाजन, फिर साइटोसाइनेसिस जो होता है, उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और कितने में कितना होता है, ठीक है, क्या आप लोग एक फिगर बना दीजिएगा। जितना फिगर बनाएंगे उतना बेहतर रहेगा। अगला दिया है संलग्नता यानी कि व्हाट इज लिंकेज। मार्गन के मूल प्रयोग का वर्णन करते हुए इनके निष्कर्षों को लिखिए। यानी कि जो लिंकेज था, लिंकेज का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आप लोग डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और उसके बाद जो संलग्न यानी कि लिंकेज के फायदा हमारे मॉर्गन का टी एच मॉर्गन कहलाते हैं। और इन्होंने किस चीज़ पर प्रयोग किया था, ठीक है, इवनिंग प्रीमिरोज नामक एक प्लांट था, उस पर प्रयोग किए थे। और इन्होंने किस टाइप का था, मतलब कैसे कैसे हुआ था, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला दिया है उत्परिवर्तन म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी जीव में होने वाले आकस्मिक या फिर अचानक या फिर वंशानुक्रम परिवर्तन को हम म्यूटेशन या फिर उत्परिवर्तन नाम कहते हैं।
तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा क्या होता है क्या नहीं, म्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं, कंप्लीट म्यूटेशन, इनकम्प्लीट म्यूटेशन, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला है उत्परिवर्तनों को कृत्रिम तौर से किस प्रकार उत्पन्न किया जाता है। तो आर्टिफिशियल रूप से यदि देखा जाए तो हम हार्मोन्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे IBA IAA, ठीक है, तो इस सब का भी प्रयोग हम करके हम म्यूटेशन ला सकते हैं। जैसे हाल ही में पपीते की एक वेराइटी ऐसी होती है 0 to 1, ठीक है, तो उसमें हम म्यूटेशन का प्रयोग किए थे, यानी हार्मोन्स का प्रयोग किए थे। तो हार्मोन्स में देखा जाए तो NAA और साथ ही साथ हमारा IBA का घोल मिलाकर हम म्यूटेशन तैयार किए थे, ठीक है। तो म्यूटेशन का मतलब ही यही होता है कि आकस्मिक परिवर्तन, जीवों में कोई चेंजेस ला दो, उसी को म्यूटेशन बोलते हैं। अगला आता है हमारा गुणसूत्र में संरचनात्मक परिवर्तनों का उचित चित्रों द्वारा वर्णन कीजिए। ठीक है, मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे संख्यात्मक परिवर्तन और संरचनात्मक परिवर्तन, ये दो प्रकार के होते हैं। तो गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हमारे संरचनात्मक परिवर्तन, और गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हमारे संख्यात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला सेक्स डिटर्मिनेशन क्या बोलते हैं। देखा जाए तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो हमारा होता है, एक मेंडल के लॉ के अनुसार ही हमारा इस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। जैसे हमारा देखा जाए तो यदि कोई मादा का लिंग निर्धारण हो रहा है, ठीक है, तो उसमें से पुरुष का क्या रहेगा, वाई क्रोमोसोम, और फीमेल का हमारा एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, वाई और हमारा एक्स, जब ये दोनों हमारा क्रॉसिंग होगा तो हमारा एक्स और वाई बनेगा, और ये हमारा नर लिंग निर्धारण करेगा, ठीक है, वाई जो क्रोमोसोम्स होता है ये हमारा नर लिंग निर्धारण करता है, ठीक है। और यदि हमारा पुरुष का क्या रहेगा, एक्स रहेगा, और हमारा स्त्री का भी एक्स रहेगा, तो इसमें क्या होगा, हमारा फीमेल, यानी कि फीमेल हमारा पैदा होगी, ठीक है। अगला हमारा ये कोशिका चक्र को विस्तार से समझिए, मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो पेपर को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, बहुत ही ईजी था, ज़्यादा कुछ टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं था। बस इसमें जो 4 क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, तो इनमें से कुछ टफ लगे होंगे आप लोग को, जैसे हमारा दिए गए प्लोरोट्रोपिज में, ठीक है, और साथ ही साथ हमारा इसमें जो अपोड प्रभाविता था इसके बारे में, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, पर्टिंग क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में आप लोग को डिफिकल्ट लगा होगा, फिर भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। PDF मैंने आप टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया, जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।